Hey everyone, this is Rajesh and welcome to another video and it's all about autism. So let's start without wasting our time. तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ऑटिज्म का कि ऑटिज्म होता क्या है। तो देखो ये एक है ना डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये बच्चे के अंदर पहले से होता है। ऐसा नहीं है कि सडनली हो जाता है, बट जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो धीरे धीरे एज के साथ हमें पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म था। सेकेंड है लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी कि बच्चा जो है ज़्यादा सोशल नहीं होता, दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा घुलता-मिलता नहीं है, बातें नहीं करता, थोड़ा लोनलीनेस फ़ील करता है ना। और फिर नेक्स्ट है अपना रिपिटेटिव बिहेवियर, यानी कि बच्चा जो है एक ही बिहेवियर को बार-बार रिपीट करता है, एक ही एक्शन को, सेम एक्शन को जो है रिपीट करेगा बार-बार। जैसे मान लो वो किसी का नाम ले रहा है तो बार-बार नाम लेता रहेगा, या कोई और एक्टिविटी कर रहा है तो उसको रिपीट करता रहेगा। उसके बाद है डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यानी कि जो अपनी जो बातें हैं वो दूसरों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी बातें दूसरों को बताते नहीं है। मतलब बेसिकली मिला जुला कि ये है कि ये बच्चे जो है ना सोसिबल नहीं होते हैं, लाइक दूसरों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। फिर दूसरा है हमारा अनेबल टू अंडरस्टैंड अदर्स, यानी कि जैसे सामने वाले बंदे का हम फेस देख के समझ जाते हैं कि पर्सन खुश है, हैप्पी है या सैड है, या अगर उसका फेस गुस्से वाला होता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसको गुस्सा आया हुआ है। बट ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाले बंदे का कैसा मूड है। और लास्ट है लेस अटैचमेंट विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ ज़्यादा जो है अटैचमेंट नहीं रखते, बस थोड़ा बहुत ही जो है घुलते मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। तो अब इसको थोड़ा सा डीपली हम देखते हैं क्या क्या होता है ये। तो सबसे पहला है नो आई कांटेक्ट। तो ये जो बच्चे होते हैं जब बात करते हैं दूसरों से, बातें एक तो एक्चुअली बहुत कम करते हैं क्योंकि सोशेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए बातें बहुत कम करते हैं। और बातें करते वक्त भी जो है ना आई कांटेक्ट नहीं करते, आंखें मिला के बातें नहीं करते। सेकंड है नैरो इंटेंस इंटरेस्ट, यानी कि इनका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम चीज़ों में होता है, बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर इनका इंटरेस्ट होता है। और वो उसी की चीज़ें जो है बार बार रिपीट करते हैं। जैसे मान लो बच्चे को डोरेमोन अच्छा लगता है तो वो डोरेमोन की बातें करेगा सारा दिन, या उसके सामने डोरेमोन लाओगे तो वो खुश हो जाएगा। तो उसका सारा इंटरेस्ट डोरेमोन के अंदर ही रहेगा। लिमिटेड से टॉपिक होते हैं जिसके अंदर जो है बच्चे का इंटरेस्ट होता है। थर्ड वन है अपना रिपीटेटिव बिहेवियर, यानी कि एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करना। कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको रिपीट करता रहेगा, है ना। मान लो गाड़ी चला रहा है, उसको आगे पीछे कर रहा है तो ऐसे आगे पीछे करता रहेगा, या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो भी है वो उसको बार बार रिपीट करेगा। नेक्स्ट है हमारा हाई सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी यानी कि ये बच्चे ना घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो इनको है ना बेचैनी फील होने लगती है। जैसे कि लाइट जल रही होती है तो थोड़ी सी डिम हो जाए या थोड़ी और तेज़ हो जाए तो उस टाइम पे ही घबरा जाते हैं, या शोर अचानक से बढ़ जाए तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा ही इनको बेचैनी हो जाती है। तो ये होती है हाई सेंसिटिविटी। उसके बाद है नो अटैचमेंट, यानी कि दूसरों के साथ जो है अटैचमेंट नहीं रखते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। फिर है इकोलालिया। इकोलालिया का मतलब होता है कि ये बच्चे ना रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर हम इनसे कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब देने के बदले में ये बच्चे हमारी नकल करेंगे, कॉपी करेंगे। जैसे हम उनसे उनका नाम पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, तो अपना नाम नहीं बताएगा, वो भी सेम रिपीट करेगा, बेटा आपका नाम क्या है। या हमने उससे कोई और सेंटेंस बोला या कुछ और पूछा, वो उसको बार बार जो है रिपीट करेगा और उसी को बार बार रिपीट करता रहेगा। तो ये होता है इकोलालिया। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ऑटिज्म की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री है। 1535 की बात है। एक बुक थी जो द टेबल बुक के नाम से थी। उसमें मार्टिन लूथर का जिक्र हुआ है। उसमें मार्टिन लूथर ऐसा मानते थे पहले कि ये जो बच्चे होते हैं जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है, यानी कि जो अभी जो हमने सिम्टम्स की बात करी, ये जो जितने भी सिम्टम्स होते हैं बच्चे के अंदर, वो मानते थे, मार्टिन लूथर का ऐसा मानना था कि ये जो बच्चे होते हैं ये शैतान का रूप होते हैं, इनके अंदर शैतान की आत्मा होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा 1943 है। इसमें लियो कैनर जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डायग्नोस करा था डोनाल्ड ट्रिपलेट को, जो कि ऑटिज्म से सफ़र्ड थे। अब ये डोनाल्ड ट्रिपलेट थे जो ये भी पहले ऐसे इंसान थे जिसको किसी ने डायग्नोस करा था। इससे पहले किसी का जो है डायग्नोस या ट्रीटमेंट नहीं किया गया था
इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी ऐड ऑन कर रखा है। एक साइड है लियो कैनर और दूसरी तरफ जो है ये डोनाल्ड ट्रिपलेट। तो इनका ट्रीटमेंट किया गया था लियो कैनर के द्वारा। और लास्ट है अपना 1991 में उटा फर्थ जो थी, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑटिज्म के अंदर जो एस्पर्जर सिंड्रोम होता है ना, उसके बारे में पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अब हम कुछ ऐसे बिहेवियर्स देखते हैं बच्चों के, मतलब ऑटिज्म के बच्चों के, जो कि बच्चों को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इनको हम प्रॉब्लम बिहेवियर बोलेंगे। तो सबसे पहला है सेल्फ इंजूरियस। मैंने अभी जैसे हमने बात करी कि बच्चा जो है कोई भी एक्शन रिपीट करता रहता है, तो मान लो जैसे अपने नाखून से हाथ को खुरचता रहेगा, या उनको मान लो कोई नुकीली चीज़ मिल गई या चाकू ही मिल गया, तो उससे कहीं भी उसको घिसता रहेगा, जिससे कि उसको इंजरी हो जाएगी। तो इसको सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर बोलते हैं। फिर अग्रेशन, यानी कि इन बच्चों को जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिससे कि वो दूसरों को हर्ट करते हैं। और सेल्फ इंजूरियस में बंदा खुद को हर्ट करता है। फिर लास्ट हमारा टेम्पर टेंट्रम, यानी कि इनका जो मूड होता है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। कभी कुछ एक्टिविटी, मान लो कुछ बच्चा कोई खेल रहा है अभी खिलौने से, एकदम से उसका मूड चेंज हुआ, खिलौना फेंक दिया और कोई दूसरी एक्टिविटी करने लगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये इसमें लाइक 4 इमोजीज ऐड ऑन है। उसका इसका जो है एक्सप्रेशन है ना, चेंज होता जा रहा है। तो उनका भी जो है मूड है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है इस टाइप के बच्चों का। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटिज्म की, कि कितने टाइप्स के होते हैं ऑटिज्म। तो ऑटिज्म जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा एस्पर्जर सिंड्रोम होता है। एस्पर्जर सिंड्रोम, इसमें हमने जितने भी सिम्टम्स पढ़े हैं बच्चे के ऑटिज्म वाले, जैसे कि रिपीटेटिव बिहेवियर, टेम्पर टेंट्रम, सेल्फ इंजूरियस, और जैसे सोशेबल नहीं होता बच्चा, है ना, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, इकोलालिया, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम के अंदर, एक्सेप्ट एक के अलावा, और वो होती है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ये वाले जो बच्चे होते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम वाले, इनके अंदर सारे सिम्टम्स होंगे, बट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में मतलब इनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकी जो लैंग्वेज और स्पीच है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगी, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है अपना ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में हमने जितने भी सिम्टम्स पढ़े ऑटिज्म के, वो सारे आ जाते हैं। तो इन बच्चों को ऑलमोस्ट सारे ही सिम्टम्स इनके अंदर पाए जाएंगे जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है। उसके बाद है हमारा चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है स्टार्टिंग में ठीक होता है, मतलब नॉर्मल बच्चा होता है, और लाइक 2 या 3 साल के बाद अचानक से ही उसके अंदर जो है ऑटिज्म के सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। जैसे आई कांटेक्ट नहीं करता, और अकेला अकेला रहने लग जाता है, या रेपिटेटिव बिहेवियर करता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। फिर लास्ट में हमारा परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमने पहले 3 पढ़े हैं ना, एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब 100% तो तीनों नहीं होते, बट थोड़ा थोड़ा जो होता है इन सब में से होता है इसमें। कुछ कुछ पार्ट एस्पर्जर सिंड्रोम का रहेगा, कुछ कुछ पार्ट ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का रहेगा, कुछ कुछ पार्ट जो है चाइल्डहुड डिस इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर यानी कि CDD का रहेगा। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं ऑटिज्म के। तो इसका हमें एक तो एग्जैक्ट कोई भी रीज़न नहीं पता है कि मतलब बहुत सारे रीज़न है, बट एग्जैक्टली क्या रीज़न है वो हमें नहीं पता है कि किस वजह से होता है ऑटिज्म। तो जैसे बहुत सारे मैंने रीज़न बताए, तो उन वो कौन से रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे। तो पहले तो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का इसमें जो है बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट में क्या देखा गया है कि जो फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि फैमिली में अगर किसी को पहले हुआ था तो उससे हो सकता है बच्चे के अंदर। जैसे भाई को है तो अ, दूसरे भाई में या बहन में भी जा सकता है। फिर नेक्स्ट है ओल्डर पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं उसके बाद बच्चा हो रहा है। जैसे कि एक पेरेंट्स हैं मतलब 40 ईयर्स में जाके उनका जो है बच्चा हो रहा है, या 50 ईयर्स में जाके उनका बच्चा हो रहा है। तो उस टाइप पे जो इस टाइम पे जो बच्चा होगा उसको ऑटिज्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा प्रीनेटल कॉजेज़ हो सकते हैं बहुत सारे। जब बच्चा अपने मदर के पेट में होता है, तो मदर की कंडीशन पे डिपेंड करता है ना।
इसके अलावा फिर एयर पोल्यूशन भी, ये भी एक मेजर कॉज माना गया है। ऐसा देखा गया है कि जिस सिटीज़ में जो है पोल्यूशन ज़्यादा है, लाइक दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, या और भी जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितनी भी हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं वहाँ पे बच्चों को वहाँ पे मतलब ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे पाए जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं इनका यूज़ ज़्यादा होता है, उन बच्चों में वहाँ उस एनवायरनमेंट में जो बच्चे पाए जाते हैं वहाँ के बच्चों को भी जो है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर यानी कि ये जो ऑटिज्म होता है ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्ड पेरेंट्स, यानी कि जिन जिन पेरेंट्स को रूबेला वायरस या PKU यानी कि जिसमें एंजाइम्स कुछ मिसिंग होते हैं बॉडी में, ये अगर रहा हो तो उसकी वजह से भी ऑटिज्म हो सकता है। या फिर लास्ट है हमारा जो रेफ्रिजरेटर मदर, यानी कि जो मदर स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे के साथ जो है अटैचमेंट नहीं दिखाती, यानी तो इसमें जो है बच्चे को ऑटिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अब लास्ट है अपना ट्रीटमेंट, की इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करें, यानी कि इसको ठीक किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो है कोई भी क्योर या कोई भी मेडिसिन नहीं अवेलेबल है। उसका रीज़न यही है कि हमें इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है कि किसकी वजह से होता है ऑटिज्म। दैट्स वाई इसकी कोई मेडिसिन या कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। बट घबराने की बात नहीं है, इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें हमें ये कर सकते हैं कि जैसे अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी डायग्नोस करें बच्चे के अंदर, और उसको जो है फिर जितनी भी थेरेपी होती है या जो भी हम प्रैक्टिस वगैरह करा सकते हैं उससे ठीक करने की कोशिश करें। फिर थर्ड वन है एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, यानी कि हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि इस बच्चे को ऑटिज्म है और ये 100% ठीक नहीं हो सकता। इसको हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं बच्चे के अंदर, है ना। उसका जो है बिहेवियर थोड़ा बहुत लालच दे के या इधर उधर करके उसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट में है लास्ट से सेकंड पॉइंट है एडुबोस। एडुबोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि ऑटिस्टिक बच्चों को उनको डेवलप करने के लिए बहुत सारे उसमें टूल्स होते हैं, तो जिसकी हेल्प से बच्चे को जो है ना थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है जिससे उनकी हेल्प हो पाती है। और लास्ट में है ABA यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें स्किनर की तरफ से लाइक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे के, उनको लालच दे के या किसी भी तरीके से थोड़ा सा रिवॉर्ड वगैरह दे के उनकी जो उनका जो बिहेवियर है हम उसके अंदर जो है चेंज ला सकते हैं। तो और गाइज लास्ट में अपना वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये हम 2 अप्रैल को जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।